राज तुम्हारा, प्रजा तुम्हारी, हुक्म तुम्हारा, हाकम तुम्हारे, मैं तुम्हारा, उमा शांकली तुम्हारी, तुम इजाजत दे तो मैं शादी कर लूं, तुम्हारी खुशी पहले और पीछे मेरी। अचलदास जी ने मिन्नत की। खींची बेचा है सखी कोई खींची ले, काल 50 मैं लियो न आज 25 दे। आप में से कई दर्शक ये डिमांड करते हैं कि राजस्थान की कई जो अच्छी अच्छी ऐतिहासिक या लोक कहानियां हैं वो आप राजस्थानी भाषा में सुनाते हैं और हमें राजस्थानी भाषा समझ में नहीं आती है। और दूसरी साइड में जब मैं राजस्थानी भाषा में कहानी सुना रहा होता हूँ तो चूंकि ज़्यादातर जो दर्शक है उनको राजस्थानी समझ में आती है, तो बोले कि बीच में आप उनको अर्थाओ मत, यानी कि उनका एक्सप्लेनेशन मत दो, तो सीधे तो कोशिश करूंगा जब भी राजस्थानी भाषा में कहानी सुनाऊंगा तब जो कोई अगर डिफिकल्ट वर्ड आ गया तो उसका अर्थ बता दूंगा। बाकी जैसे कहानी लिखी गई है वैसे ही एज इट इज कहानी को सुनाऊंगा। तो आज मैं आपको हिंदी कहानी सुना रहा हूँ। तो मेरे पास ये किताब है राजस्थान की प्रेम कथाएं, तो पद्मश्री रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडाऊ जी ने लिखी है। तो इसमें बहुत सारी राजस्थान की प्रेम कथाएं हैं, वो है कहानियों के रूप में। आज जो मैं सुना रहा हूँ इसका शीर्षक है जीमा चारणी। ये ऐतिहासिक लव स्टोरी है, यानी कि वास्तव में ये घटित हुई थी, तो ये लोक कहानी नहीं है। तो इसको कहानी के रूप में रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडाऊ जी ने प्रस्तुत किया है हिंदी भाषा में। तो शुरू करते हैं। गागरोण के गढ़ में दरबार जुड़ रहा। गागरोण अचलदास खींची गद्दी पर बैठे मनसद का सहारा लिए काव्य का आनंद ले रहे थे। पीछे खड़े 2 सेवक उनके सिर पर चंवर डुला रहे थे। अचलदास खींची का जो शासनकाल है वो बिगिनिंग ऑफ द 15th सेंचुरी का है, यानी कि 1410 से 25 के लगभग का मध्य का है मोटे मोटे तौर पे, तो बिगिनिंग ऑफ 15th सेंचुरी का है। तो खींची चौहान राजपूत गद्दी के दाएं बाएं 2 पंक्तियों में अपने स्थान के अनुसार सामंतगण बैठे। कसुम्बे की मनवार दी जा रही थी, अफीम की। सभागृह के झरोखों में रनिवास की रानियां, परिवार की महिलाएं बैठी सभा को देख रही थी। राजा अचलदास की रानी लाला मेवाड़ी अपने पूर्व चित्तौड़ के राजाओं के प्रशस्ति काव्य सुन सुनकर गौरवान्वित हो रही थी और नीचे पुरस्कार भिजवा रही थी। अचलदास खींची कवियों का कदरदान और काव्य रसिक। दूर दूर से कवि उनके दरबार में आते और ऐसे आयोजन होते रहते थे। आज आया हुआ था जांगलू देश का कवि मिठू चारण, साथ में थी उसकी बहन जीमा चारणी जो स्वयं एक प्रसिद्ध कवित्री थी। काव्य प्रेमियों से सभा भवन ठसाठस भरा। मिठू चारण ने वीरों की विरुदावली बोली, खींचियों के शौर्य का वर्णन किया और सुनने वालों के हाथ कभी मूछ पर फिरते तो कभी कसकर तलवार की मूठ को मुट्ठी में दबाते। सारा वातावरण वीर रसमय हो उठा। रक्त का संचार श्रोताओं के चेहरे पर झलक उठा। अचलदास ने मुक्त हाथ से हाथी घोड़े शिरोपा कवि को भेंट किए। गद्दी से उठकर बाहों में लेकर राजकीय सम्मान दिया। झीमा चारणी अपनी रची हुई कविताओं का पाठ करने लगी। गीतों की, दोहों की और सोरठों की वह जड़ी लगाई कि सभा में जो लोग थे वो चित्रवत हो गए। झीमा का दमकता भाव मुखमंडल और गौर वर्ण के ललाट पर सिंदूर की बड़ी बड़ी सी गोल बिंदी, बोलने का जोशीला ढंग, कोयल का सा स्वर, वह क्षमा बांधा जो वाह वाह के साथ सिर झूम रहे थे। कानों में अमृत रस बरसा रहा था। अचलदास खींची सोचने लगे, धन्य है मारवाड़ का देश जहाँ झीमा जैसी नारी रत्न पैदा होती है। झीमा भाई, धन्य हो आप और आपकी कविता। आपके काव्य से अभी तक मेरी तृप्ति नहीं हुई। कल आप फिर आए, आराम से आपसे बातें भी हो गई, काव्य चर्चा भी। अचलदास जी ने झीमा को दोबारा आने का न्योता दिया। दूसरे दिन झीमा राजमहल में आई। खींची राजा पूरे सम्मान के साथ अपने कक्ष में ले गए और बातें होने लगी। झीमा के वाक चातुर्य, व्यवहार पटुता और काव्य रचना पर राजा मुग्ध हो गया। झीमा भाई, समुद्र में बेशकीमती मोती होते, इस तथ्य का तो आज मैंने मान लिया। क्या मरु समुद्र की स्त्रियां भी ऐसी रूपवान और गुणवान होती है कोई और आपकी जानकारी में? अचलदास ने पूछा। जानकारी में? मेरे जांगड़ू गांव के ठाकुर की बेटी उमा से बढ़कर कोई और राजकुमारी क्या रूपवान और गुणवान हो सकती है? जीमा ने जट सवाल का मर्म समझ उत्तर दिया। तुम्हारे ठाकुर साहब की कुंवरी में क्या विशेषता है? उत्सुकता भरा प्रश्न अचलदास जी ने किया। चंद वदनी मृग लोचनी सिंह कटी गजगत, एवी उमा शांकली ने मनहरणी जीव कविगत। उमा शांकली के दोहे के माध्यम से सौंदर्य का वर्णन किया। जट से दोहा रचकर उमा शांकली के रूप का वर्णन किया झीमा ने। जरा तफसील से बताओ झीमा जी। तो सुनो राजा जी, उमा शांकली का कोई मुकाबला नहीं। इंद्र की अप्सरा, सरोवर का हंस, वसंत ऋतु की मंजरी, भादों का
बादल आषाढ़ की द्वितीया, लक्ष्मी का अवतार, प्रभात का सूरज, पूर्णिमा का चंद्र, शरद का कमल और गुण का परवा, रूप का भंडार। बस 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 बहुत हो गया। पूरी बात तो सुनो राजा जी। बाँ ऐसी जैसे चढ़ा हुआ धनुष, पतले नाखून, दांत अनार के दाने, होठ हिंगड़ू की पोट, हंस की चाल चलती है राजा जी। जिस पुरुष ने पूर्व जन्म में अच्छे पुण्य किए होंगे उसी उमा मिलेगी। अच्छे भाग्य के बिना राज्य और पद्मिनी प्राप्त नहीं होती। तो जीमाबाई फिर मेरे साथ ही ये संबंध क्यों नहीं करा देती? खुशी के साथ आप अपने कामदार को मेरे साथ भेजे, जाकर लगन की तिथि तय करे। जीमा विश्वास के साथ बोली। लाख पसाव का पुरस्कार देकर अचलदास खींची ने बिठू चारण को विदा दी। ठाकुर साहब, गागरून के राजा अचलदास जी आपकी उमा का हाथ मांग रहे। बिठू चारण ने जांगलू के ठाकुर खींसी शाकला से जाकर कहा। ठाकुर और ठकुरानी ने कहा, सोना और उसमें सुगंध देखना क्या और पूछना क्या। पुरोहित के साथ नारियल भेज दो गागरून। पुरोहित उमा शांकली का गई का नारियल लेकर गागरून पहुंचा। लाला मेवाड़ी अपने महल में बैठी झूला झूल रही थी। लाला मेवाड़ी अचलदास जी खींची की जो रानी धीरे धीरे गीत गुनगुना रही थी, साथ में सोचती जा रही, आज रात्रि भोजन के समय कौन सी पोशाक पहनूं, उसके साथ कौन से आभूषण हो। आज राजा जी से कहूंगी नया चंद्रहार बनवाने को। पुराणों से तो मन भर गया। अचलदास जी को आते देख लाला मेवाड़ी खड़ी हो गई। इस समय कैसा है? यह समय तो उनके खड़ग चलाने का अभ्यास करने का है। मेवाड़ी जी, एक बात कहना आया हूं, मानोगी? मानो तो कहूं, एक अर्ज है। विनीत भाव में अचलदास जी बोले। अर्ज हुक्म दे, फरमाइए। लाला मेवाड़ी समझ नहीं पा रही थी। अचलदास जी कुछ कहना चाह रहे थे परंतु उनके मुंह से बोल नहीं निकल रहे थे। कैसे कहें, किन शब्दों में कहें? मुंह खोलते खोलते फिर रुक जाते। ऐसी क्या बात है, कहिए ना। लाला ने आंख में आंख डालते हुए पूछा। जांगुल से मेरे नारियल हैं क्या? जैसे सिर पर आसमान आ गिरा। आंखें फाड़े लाला देख रही थी। मेवाड़ी जी, माफ करो, जो होना था तो हो गया। राज तुम्हारा, प्रजा तुम्हारी, हुक्म तुम्हारा, हाकम तुम्हारे, मैं तुम्हारा, उमा शांकली तुम्हारी। तुम इजाजत दे तो मैं शादी कर लूं। तुम्हारी खुशी पहले पीछे मेरी। अचलदास जी ने मिन्नत की। लाला मेवाड़ी विचार में पड़ गई। ये तो गनीमत की इजाजत ले रहे। यदि मैं ये आज से बिना पूछे जाकर विवाह कर ले तो कौन रोक सकता है? 1 या 10 विवाह कर सकते हैं। आज तक नहीं किया, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। अन्यथा 4-5 विवाह करना तो आम रिवाज ही है, पर अपने हाथ में तो रखना चाहिए। रोती हुई बोली, तुम्हारी मर्जी, पर पहले मुझे वचन दो। 1 वचन नहीं, 10 वचन लो लाला। अचलदास जी ने हाथ लंबा किया। आप विवाह करो, ससुराल रहो, वापस लौटो, राह चलो, तब तक आप उमा शांकली के। पर जिस दिन से आप गागरून में पैर रखेंगे फिर आप मेरे। उमा से नहीं बोलेंगे, ये वचन दो। अचलदास जी ने अनमने मन से लाला के हाथ पर हाथ रखकर वचन दे दिया। बारात चढ़ने की तैयारियां हो रही। लाला को रात में चैन न दिन में। रात रात भर जैसे अंगारों की सेज पर सो रही। जांगड़ू में राग रंग हो रहे। अचलदास उमा पर मुग्ध। झीमाचारणी जो वर्णन किया उसे कम नहीं। चंदन के वृक्ष पर काला नाग लिपटता है, गुलाब की कली पर भंवरा गुंजार करता है, वही स्थिति अचलदास खींची की हो रही। विवाह को पूरे 9 दिन हो गए, हमें तो राजा जी की शक्ल ही दिखाई नहीं दी। बारात में आए बाराती एक दूसरे से कहने लगे। साथ में आए कामदार, प्रधान, सामंत मुजरा करने के लिए आने की अर्ज कराए, पर वापस कोई उत्तर नहीं। एक दिन बड़ी कठिनाई से उन्हें आने की आज्ञा मिली। मंत्री को एकांत में ले जाकर अचलदास बोले, मैं बड़ा दुखी हूं। दुखी है आप? शांकली जैसी नारी रत्न पाकर एक क्षण तो आप उनसे अलग होते नहीं, फिर दुख किया? इसलिए तो दुखी हो गया हूं। उमा जैसी पत्नी पाकर मेवाड़ी जी ने मुझे वचन ले लिया कि गागरून जाने के बाद उनके हुक्म के बिना उमा से बात तक नहीं करूं। अब बताओ, मेरे जैसा दुखी मनुष्य दुनिया में कौन होगा? उमा तो ऐसी है कि पल भी आंख से दूर नहीं की जा सकती। गहरा श्वास छोड़ा अचलदास जी ने। कुछ महीने स्वयं जांगलू रहने का विचार कर मंत्री, बारातियों आदि को गागरून चले जाने को कहा। मंत्रियों आदि ने सोचा, यह तो गजब हुआ। एक काशिद भेजा मैसेंजर। लाला मेवाड़ी को पत्र लिखा, रानी जी, राजा जी को शीघ्र बुलाओ। ये तो शांकली जी पर ऐसे रिझे है कि घर आने का नाम ही नहीं ले रहे। हमारा कहना तो मानते ही नहीं। काशिद ने लाला मेवाड़ी के हाथ में जाकर पत्र दिया और पत्र पढ़ते ही क्रोध की झाड़ एड़ी से चोटी तक जा पहुंची। आंखों में खून बरसने लगा, पर करे तो करे क्या। उसी काशिद के साथ पत्र भेजा, उमा को साथ लेकर शीघ्र प्रस्थान करे, वरना मेरे मरने की खबर आपको मिलेगी। काशिद पत्र लेकर जांगड़ू पहुंचा। अचलदास जी रणवास में बैठे थे।
मर्द तो कोई वहां जा नहीं सकता था। मंत्री वह पत्र लेकर जनानी ड्योढ़ी पर पहुंचे और दासी को बुलाकर पत्र दिया। गागरुण से आवश्यक संदेश आया, राजा जी के पास पहुंचा दो। उमा शांकली ने दासी से पूछा, क्या है, क्या लाइए, इधर ला। पत्र पढ़कर उमा ने 100 टुकड़े कर फेंक डाला। दासी को डांटते हुए आज्ञा दी, जा कह देना मंत्री जी को राजा जी ने पढ़ा ही नहीं, फाड़ कर फेंक दिया। मंत्री, कामदार, हुजूरी लोग परेशान, अब करे तो क्या करे, हमारी पहुंच तो भीतर तो हो नहीं सकती, राजा जी से मुलाकात मुमकिन नहीं, पत्र पहुंचता नहीं, राजा जी तो अपने रंग भवन में रंगरेलियों में मस्त है और हम लोग यहाँ कब तक पड़े रहेंगे। घर छोड़े 6 महीने हो गए, फिर काशी दौड़ा है लाला मेवाड़ी के पास घाघरून। लाला के तो हाल बेहाल, आंखों में आंसू की धारा बहे। अपने विश्वासी और चतुर मोता को बुलाया, मोता जी सब कुछ अनर्थ हो जाएगा, या तो राजा जी को लाओ या मैं अफीम खाकर मरती हूँ। खमा खमा, अफीम खाकर मरे आपके दुश्मन। लाला जी क्रंदन करती महल से बाहर जाने लगी तो नदी में कूदकर मरने को। रानी जी आप जरा तसली रखो, मैं जाता हूँ जांगड़ू, राजा जी का स्वभाव मैं समझता हूँ, समझा बुझा कर ले आऊंगा, कहकर मोथा ने जांगड़ू जाने को घोड़े पर झीण कसी। लाला जी बैठी विलाप करे, चुंदड़ी के चारों पल्ले आंसुओं से भीग गए। शोध के संताप में नयनों की नींद हराम हो गई और रो रो के आंखें सुझा दी। कई दिनों के प्रयास के बाद एक दिन मोता की अर्ज राजा जी के पास पहुंच ही गई। मोता क्यों आया, गागरुण पर कोई सेना चढ़ाई, बड़ी रुखाई से अचलदास ने पूछा। अंदाता, किसकी हिम्मत जो गागरुण पर सेना चढ़ा कर आ जाए, जिन्होंने कभी ये हिमाकत की थी आपके खड़ग की धार के वार को सहन नहीं कर सके, मिट्टी में मिल गए। मैं तो केवल आपको स्मरण दिलाने आया हूं कि जिस राजा के अपना राज्य नहीं होता वो पराये घर में जा बैठता है, दामाद 4 दिन का मेहमान होता है, उसके बाद वह सम्मान नहीं रहता। आपकी मर्जी हो तो आप मार्ग में 6 महीने रुकते रुकते गागरुण पधारे, ससुराल में रहने से शान घटती है। मोता ने बड़ी नरमी के साथ राजा के मर्म स्थल को छुआ। अचलदास जी के जच गई, ठीक कहते हो, विदा मांगते हैं। बेटी दामाद को विदा दी। ऊंट घोड़े दास दासी पालकी में उमा शांकली और साथ में झिमा चारणी। राजा अचलदास जी दिन में केवल 2 कोस आगे बढ़ते और अपना डेरा डाल देते। उमा के साथ एक एक क्षण अनमोल। उमा वीणा बजाती रहे, अचलदास जी को रिझाती, झिमा कविता सुनाती, मनोरंजक वार्ता सुनाती, मार्ग में शिकार खेलते। अचलदास जी और उमा दोनों ही झिमा के सम्मान का पूरा ध्यान रखे। उमा अपनी पालकी में झिमा को बिठा लेती और आकुल होकर पूछती, झिमा ये सुख के दिन कितने और। गागरुण के समीप तेजी से पहुंच रहे। झिमा दिलासा देती, घबराओ मत, जो होगा उसका मुकाबला करेंगे। और यहाँ पूरे 6 महीने अचलदास जी ने मार्ग में लगा दिए। ज्यों ज्यों गागरुण समीप आ रहा था, अचलदास जी दुखी हो रहे थे। उमा के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। एक दिन उमा रो पड़ी। झिमा ढाढ़स बंधाने लगी, मेरी चतुरता पर भरोसा करो, मैं लाला के महलों से राजा जी को निकाल कर तेरे महलों में पहुंचा दूंगी। मेरी वीणा बजती है तो काला नाग भी फन उठाकर झूमने लगता है। राजा जी तो इंसान है। एक दिन गागरुण पहुंचना ही था। महलों में वर वधू ने प्रवेश किया। लाला मेवाड़ी तो बागिन बनकर खड़ी थी। राजा जी तुमने तो मेरे साथ ऐसी बिताई जैसे किसी और के साथ नहीं बिताई होगी। लाला की आंखों में अंगारे जड़ रहे। अचलदास मेवाड़ी का हाथ पकड़े अपनी ओर खींचते बोली, मैं कोई बदला थोड़ी हूं, वचन दिया है उसे निभाऊंगा, नाराज मत हो। राजा जी लाला मेवाड़ी के महलों में चले गए। उमा को एक अलग महल में भेज दिया। वचन निभा रहे थे। न तो उमा के पास आए और न बोले। उमा को पति की झलक भी दिखाई नहीं पड़ी और वहां पहुंचने के बाद एक एक दिन बरस की बातें बीत रहा था। झिमा के आगे विलाप करती, वीरे के 2 बन पर वीणा पर गाती और बीती हुई मीठी स्मृतियों को याद कर रोती। झिमा, रात को मुझे सपना आया, वो बिल्कुल मेरे समीप आकर बैठ गए, हाथ पकड़कर मुझे उठाया। ज्यों ही वे मेरे गले में हाथ डालने जा रहे थे कि मेरी आंख खुल गई। सोचती हूँ कि बस मैं सोती रहूं और वो मेरा सपना कभी टूटे ही नहीं, और वही सपना देख के चीर निद्रा में सो जाऊं। ऐसा उपाय कर, अब मुझे ज्यादा सहन नहीं होता। तेरे दिन फिर आऊंगे, सब्र रख, भरोसा रख। झिमा ने प्यार से उमा को सहलाया। झिमा, अपनी जिस वीणा पर तू घमंड करके कहती है कि वन के मर्ग भी इसके तारों के हिलने पर चौकड़ी भरना भूल जाते, तेरी उस वीणा को क्या हो गया। एक बार खींची राजा को मेरे पास बुला दे, बस एक बार तेरे पांव पड़ती हूँ। उमा की आंखें नम हो गई। मैं उन्हें देख पाऊं तो बहुत कुछ कर लूं, पर उनकी छाया तक नहीं देख पाती। एक बार मेरी उनसे मुलाकात भर हो जाए तो पासा पलट गया। झिमा और उमा दोनों उपाय सोचने की लगी कि कैसे झिमा की खींची राजा से बात हो। और झिमा ने महलों के सेवक सेविकाओं से पता लगाई कि लाला मेवाड़ी को गहनों का बड़ा शौक है। हाँ, उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाया जा सकता है।
जीमा दासियों के साथ बैठे उमा के एक हार की कड़ी प्रशंसा कर रही थी। लाला जी की दासी ने सुना तो मालकिन ने आगे जाकर बात की। हार की प्रशंसा जीमा ने कुछ ऐसे ढंग से की कि लाला जी को देखने की उत्सुकता जागी। दासी ने जाकर जीमा से कहा, वो हार पटरानी जी देखना चाहती है। जीमा तो चाहती भी यही थी। 9 का हार ले लाला जी के पास गई और हार को इधर उधर उल्टा और उधर से उल्टा। हार लाला जी के मन में चढ़ गया। जीमा भाई, मैं भी ऐसा ही हार बनवाऊंगी, एक दिन के लिए छोड़ दो, कल लौटा दूंगी। लाला जी का मन हार पर ललचा गया। जीमा ने झट से लाला जी के गले में हार डाल दिया। कैसा सुंदर जच रहा है आपके गले में, देखिए जरा दर्पण में। जीमा ने बात आगे बढ़ाई। लाला जी उठकर दर्पण में अपनी छवि निहारने लगी। यह हार आपकी नजर है, बस एक रात राजा जी को उमा के महल में भेज दे। जीमा ने निशाने पर तीर मारा है। 2 क्षण तो लाला झिझकी, पर गले में पड़ा हार अब भी दर्पण में दमक रहा था। एक रात से क्या फर्क पड़ता, वचनबद्ध तो वे है ही, फिर भी शर्त रख दूंगी। लाला मेवाड़ी ने जीमा से हाँ भरा ली। जीमा अपनी वाक चातुरी से लाला को विमोहित कर उठ गई। रात को अचलदास जी लाला के महला में आए। शोले श्रृंगार कर गले में हार पहन मुस्कुराते हुए पति का स्वागत किया और खींची राजा के गले में पड़े 9 का हार पर नजर अटकी। मेवाड़ी जी, ये 9 का हार मेरे पीर से आया, राणा जी ने भेजा। आंखों में गरूर था लाला के। यहाँ लाला मेवाड़ी उनकी पहली रानी थी, वो झूठ बोल गई। क्यों नहीं, वे मेवाड़ के मालिक है, ऐसे कीमती गहने नहीं देंगे। खींची राजा ने हार को सरा। रात को अवसर देख लाला ने कहा, आप कल रात उमा के महलों में जाकर सोना। अचरज से अचलदास जी लाला का मुंह देखने लगे। इस मुंह से आज ये शब्द बोले नहीं, पर मन में बहुत खुशी हुई। एक शर्त है, आप सोएंगे वहां, लेकिन अपना कमरबंद नहीं खोलेंगे। वचन, लाला ने शर्त रखी दी। अचरज से अचलदास जी लाला का मुंह देखने लगे। इस मुंह से आज ये शब्द। उमा की छाती धड़क रही थी खुशी से और एक अनजाने डर से। जीमा, आज तुम्हारी चतुरता और समझदारी का दिन है। पहली बार आज उमा का घर आलोकित हुआ है। ताक ताक में घी के दीपक दासियां जलाने लगी। चंदन की लकड़ी से बने मूल्यवान सुगंधित पलंग की निवार को कसवा कर जीमा ने सेज को तैयार कराया। दीवारों पर गुलाब जल छिड़का गया। कमरों में इत्र के दीप जलाए। अगर और चंदन की धूप से सारा मैं कूटा। जीमा ने अपनी वीणा के तार कसे और उमा की एक आंख हंस रही थी और दूसरी रो रही थी। पल पल चेहरे पर नूर चढ़ता और उतरता। हाथ जोड़ इष्ट देव को मना रही थी। उमा ने स्नान कर बढ़िया पोशाक पहनी। यह वही पोशाक थी जिसके लिए कभी एक दिन अचलदास जी ने उमा को पहना कर बार बार निरखा था। ललाट पर कस्तूरी का तिलक लगाया और बाल बाल में उतने मोती पिरोए जितने पिछले महीनों के आंसू आंख में आंसू टपकाए। रात पड़ी, राजा आए। खम खम्मा शब्दों से स्वागत करती जीमा भीतर लाई। लाखों मनोरथ इच्छाएं मन में लिए उमा पलंग से मिलने आगे बढ़ी, पर उसके पांव वहीं के वहीं थम गए। न तो वो हिल पाई न बोल पाई। अचलदास जी ने आंख उठाकर भी उसकी ओर नहीं देखा और सीधे पलंग की ओर बढ़े। तलवार सिरा ने रखी, जूतियां खोली, पलंग पर दूसरी ओर मुंह कर लेट गए। न अंगरखा उतारा, न कमरबंद खोला और वस्त्रों में कसे कसाई लेटे हुए राजा जी दीवार की ओर ताक रहे। उमा कुछ देर तो स्तब्ध खड़ी रही, फिर धीरे धीरे आकर पलंग के किनारे के पास खड़ी हो गई। उनकी नजर में उमा की तरफ मुड़ी नहीं, दीवार पर ही अड़ी थी। उमा की आंख से 2 मोती लुढ़क गए। जीमा ने यह स्थिति देखी, कमरे के बाहर बैठ वीणा के तारों को छुआ और आशावरी राग झंकृत हो उठा। स्थिति के अनुसार दोहों की रचना कर गाने लगी। दिन उमा दे शांकली थे पीव लियो मोलाई, 7 बरसरा बिछड़िया तो किम रैन भी आई। हे उमा, तू धन्य है, तूने पति को मोल तो ले लिया, पर लंबी मुद्दत के बाद मिलन की सुखद रात्रि को कैसे बिता रहे हो। कीर्ति माथे ढल गई नी हिरणी लूंबा खाई, हार सटे पीव आणियों न हसे न सामो थाई। अर्धरात्रि का समय हो रहा है, कीर्ति नक्षत्र नीचे ढल रहा है। हार के एवज में पति को लाए, पर वह न तो हंसता है न बोलता है। जीमा का कंठ स्वर वायु में लहरा रहा था। मन की भावनाएं हृदय चीर कर गले से निकल रही थी। अचलदास जीमा के काव्य और वीणा का प्रशंसक तो था ही, बिना बोले चुपचाप संगीत का आनंद लेते हुए एक एक शब्द को सुन रहा था। उमा बैठी पैर दबा रही थी। उसकी आंखों में आंसू की बूंदें टप टप उसके पांवों पर पड़ रही। उमा के आंसू पड़ते देख जीमा को और भी बुरा लगा। उसने ऊंचे स्वर में दोहा गाया। चनन काठरो ढोलियों ने किस्तूरिया आवास, धना जाए पीऊ पौडियों ने बालूरो घरवास।
चंदन काठ का बेश कीमती पलंग है, कीमती कस्तूरी की सुगंध से शयन कक्ष महक रहा है, सब कुछ वैभव है, पत्नी लेकिन पत्नी बिलख रही है और पति सुख से सो रहा है। ऐसा दाम्पत्य जीवन तो 3 कौड़ी का भी नहीं, आग लगे ऐसे घर में। आवाज को तान कर जीमा ने दूसरा गाया, लाला जी ठीक है, मगर उमा का क्या मुकाबला। पर मुश्किल तो यह है कि अचलदास जी टट्टू की सवारी करने वाला एक घोड़ा ठहरा, वह तो एक इरा की घोड़े की सवारी करेगा। यह सुनकर भी अचलदास न हिला न डूला। जीमा के मन के दुख को मीणा के तारों पर उतारा और वचनों के बाण सीधे खींची राजा पर। काले अचल मोलावियों ने गज घोड़ों ने मोल, देख कथी पितल हुओ ने सौकड़लिया ने बोल। अरे कल तो हमने अचलदास खींची को हाथी घोड़ों की इतने ऊंचे मोल पर खरीदा, पर ये तो पितल निकला। सोच के कहने मात्र से बदल गया। पत्नी के ललाट पर तिलक भी इधर उधर नहीं फैला और माणक की लड़ी तक नहीं खिसकी। हमारा तो हार भी गया और वो काम ही नहीं बना। पिया तो चुपचाप खड़ा है। अच्छा, जीमा जो है तीर के ऊपर तीर चला रही दुआओं के माध्यम से अचलदास खींची के ऊपर। उमा ने अपना हार भी खोया और अपना मन भी गंवाया। इतना कुछ खोने पर भी उमा पति का प्रेम नहीं चख पाई। हाय किस्मत, एक नहीं अनेक कामोत्तेजक दो एक भी दिल पर चोट करने वाले गा गा कर झीमा ने सुनाए, पर अचलदास टस से मस नहीं। उनको अपना वचन निभाना था। कठोरता से अपने मन पर संयम रख खींची राजा लेटा हुआ था, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी और यही रात ढल गई। जीमा ने झुंझलाहट में चिढ़कर ताना मारा, खींची बेचा है सखी कोई खींची ले, काल 50 में लियो न आज 25 दे। हम इस खींची राजा को बेच रही है, आओ कोई खरीदो, बड़ा सस्ता दे रहे। कल 50 में हमने लिया और आज 25 में ही दे रही, कोई तो लो। मांगने पर अन्य वस्तु मिल जाती है, पर प्रीतम भी कभी मांगे मिलता है। पगली उमा, इस मांगे वो को जाने दो, अपने को नहीं चाहिए। इसी ओ अपो में रात्रि बीत गई। उषा काल होते ही लाला जी की दासी आ गई। राजा जी को भेजो, दिन निकल रहा है। जीमा झिड़क कर बोली, ले जा अपने राजा जी को और हमारा हार वापस करो। अचलदास जी पलंग से उठकर खड़े हुए और लाला जी की दासी के साथ जाने को। जीमा जी, रात को आपने ये गाकर क्या कहा? हार सट्टे प्यूं आनियो, हार के बदले पति को लाए, क्या मतलब था आपका? राजा जी, लाला जी ने आपको हमें बेचा है, हमने हार देकर आपको एक रात के लिए खरीदा है। हमारा तो हार भी गया और आप भी चले। मेवाड़ी की ये हिम्मत जो मुझे बेचे। खींची के ललाट पर 3 सड़ पड़ गए और जीमा ने आग में घी डाला। जी हुजूर, लाला जी के सिवाय आपको और कौन बेच सकता है? उमा ने तो आपको खरीदा है और मैं जीमा गा गा कर दुनिया को एक किस्सा कह रही हूँ। राजा जी के कलेजे में जीमा के बोल चुभ गए। लाला जी को मुझसे भी हार ज्यादा प्यारा है। उमा को कहो लाला के महलों में जाने की कसम खा लूं। अभी तो आप जाए वहां, लेकिन जब मैं बुलावा भेजूं तब तत्काल आए। उमा का चेहरा चमक रहा था। अचलदास महलों में बैठे लाला जी के साथ चौपड़ खेल रहे थे और उमा की दासी आई, बादशाह के महलों में पधारो। अचलदास जी हाथ का पासा फेंक कर उठ खड़े हुए जाने को, और लाला ने अंगरखे का पल्ला पकड़ कर कहा, जाते कहाँ हो, खेल पूरा करो। तुमने तो उमा को बेच दिया, अब क्या? पल्ला छुड़ाते हुए राजा बोला, राणा जी की सौगंध जो, अब मैं तुम्हारे साथ पत्नी की तरह रहूं। क्रोध में लाला मेवाड़ी ने कह दिया। बस उमा तो चाहती भी यही थी और जो अपने आप हो गया। तो आशा रखता हूं कि ये रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडाऊ जी के द्वारा लिखी गई जो राजस्थानी ऐतिहासिक कहानी है वो हिंदी भाषा में भी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। राम राम।